एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग, जो कि हमारी दूसरी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होने वाली है। क्या है हमारी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब हमारी लास्ट वीडियो हमने बात की थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बारे में, तो हमारी दूसरी क्या है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो इसके बारे में हम देखेंगे होती क्या है, कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसकी एल्गोरिथम में हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो अपनी वीडियो में आगे देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात कर लें शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट होता क्या है। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, अब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या है कि जो सीपीयू का टाइम कम से कम ले। बेसिकली हमारे पास दो प्रोग्राम है, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर एक प्रोग्राम हमारा P1 है, एक प्रोग्राम P2 है और एक प्रोग्राम P3 है, और लास्ट प्रोग्राम हम ले लेते हैं P4 है। हमारे पास टोटल 4 प्रोग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पर उनके बस्ट टाइम अलग अलग है। बस्ट टाइम से क्या मतलब है कि वो टाइम जो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करने में ले रहा है वो उसका बस्ट टाइम होता है। ठीक है, जैसे कि अगर P1 का बस्ट टाइम 3 है, 3 सेकेंड है, इसका 4 है, इसका 2 है, इसका 1 है। ठीक है, इनके बस टाइम मैंने यहाँ पर रख दिए। अब जैसे जैसे शेड्यूल जैसे जैसे ये हमारे रेडी क्यूब के अंदर आएंगे, हमारे प्रोसेस सारे प्रोग्राम हमारे रेडी क्यूब के अंदर आएंगे, तो उसमें क्या होगा, जिसका बस टाइम सबसे कम होगा उसको हम पहले एग्जीक्यूट कराएंगे। जैसे कि P4 अगर हमारा है तो P4 हमारा पहले एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जो हमारा P4 का बस टाइम है वो सबसे कम है। यानी कि हमारा जो P4 है वो सबसे कम टाइम लेगा, हमारे सबसे कम टाइम लेगा सीपीयू का अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा वेटिंग टाइम कम से कम होगा। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या था हमारा, कि उसमें वेटिंग टाइम हाई जा रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में, कि और प्रोसेसेस को रन होने के लिए वेटिंग टाइम कम से कम मिलेगा। मतलब कि जैसे ही हमारा P4 रन होगा तो नेक्स्ट वाली किसकी आएगी, हमारी P3 की आएगी, क्योंकि P3 का बस टाइम उससे कम है। उसके बाद आएगा हमारा P1, उसके बाद आएगा लास्ट में हमारा P4। तो इससे ये है कि हमारे जो P4 है हमारा जो सबसे कम टाइम ले रहा है हमारा सीपीयू का, सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि वेटिंग टाइम में क्या हो रहा है, बहुत हद तक कम हो रहा है हमारे वेटिंग टाइम। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का। उसके चलो डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अगर डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल लिखी गई है, तो इसे मैं इस डेफिनेशन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Shortage of first is a scheduling process that select the waiting process। ठीक है, तो उनको सिलेक्ट करता है विद द स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम और टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट। एग्जीक्यूशन टाइम का मतलब क्या है, बस टाइम। जिसका स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम होगा उसको पहले एग्जीक्यूट करेगी, उसके बाद अगले नेक्स्ट पे जाएगी। ठीक है, दिस शेड्यूलिंग मेथड मे और मे नॉट बी प्रिमिटिव। अब यहाँ पर क्या है कि ये दोनों उस पे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों उस मेथड पे काम करता है, दोनों हमारे क्राइटेरिया पे काम करता है। कौन कौन से मेथड है हमारे, एक होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव। अगर अब ये कॉन्सेप्ट मैंने क्या है अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले हमारी उस वीडियो को जाकर देखिए, इससे आपको इसमें आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो हमारे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अब उसके बाद हम करेंगे, ये क्या करता है हमारे वेटिंग टाइम को एवरेज वेटिंग टाइम को रिड्यूस करता है, मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, फॉर अदर प्रोसेस वेटिंग टाइम टू बी एग्जीक्यूट, वही काम है इसका कि अदर प्रोसेस के लिए वेटिंग टाइम को रिड्यूस करता है। ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ द SGF का क्या होता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। जो हमारा जॉब शॉर्टेस्ट होगा उसको पहले रन करेगा, उसको फर्स्ट रन करेगा, उसके बाद दूसरे पे जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक एक आप डेफिनेशन मान लीजिए या कॉन्सेप्ट मान लीजिए, तो ये था। अब उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पर क्या है कि हमें प्रोसेस ऑफ बस टाइम दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सीपीयू को कैसे हम शेड्यूल कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया गया हमें, तो वो देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर हमें एक चीज दिखाई गई, हमें कुछ 4 प्रोसेस दिए गए हैं, जो मैंने पिछली बार एग्जाम्पल में लिए थे। मैंने यहाँ पर टोटल 4 प्रोसेस लिए थे, वही एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। इसका क्या है, बस टाइम 6 है, इसका 8 है, इसका 3 है, इसका 4 है। ठीक है, अब बस टाइम जिसका सबसे कम होगा ना उसको पहले हम लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर P4 जो है हमारा, उसका बस टाइम कितना 3 है, तो सीपीयू में शेड्यूलिंग की जगह हुई क्या कहते हैं 1 2 3, तो जी किसने ले लिया, हमारा P4 ने ले लिया। सबसे पहले हमें हमारा सीपीयू किसको एलोकेट हुआ, P4 को एलोकेट हुआ। अब P4 हमारा पूरा एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम नॉन प्रिमिटिव की बात कर रहे हैं अभी बेसिकली। यहाँ पर क्या है, हमारा ये पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद जैसे ही हमारा पूरा एग्जीक्यूट हो उसका उसके उससे छोटा बस टाइम देखेंगे। अब इन तीनों में देखेंगे किसका बस टाइम सबसे कम है, तो हमें P1 का दिख रहा था। देखिए यहाँ पर P1 को हमने कितना जो भी बचे हुए 6 थे ना, 6 सेकंड थे, उसके लिए हमने सीपीयू को P1 को एलोकेट कर दिया, तो P1 एलोकेट हो गया। अब यहाँ पर 9 सेकंड तक ये जा चुका है। ठीक है,
अब उसके बाद हम देखेंगे किसमें P2 में और P3 में हमने देखा। यहाँ पर हमें P3 का बस टाइम सबसे कम दिख रहा था, तो हमने 9 से लेके 16 यानी कि 7 सेकंड का टाइम हमने CPU किसको दे दिया, P3 को दे दिया। उसके बाद हमने जो 16 से लेके 24 तक का टाइम है वो लास्ट में किसको दे दिया, हमने P2 को दे दिया। वो यहाँ पर बेसिकली लिखा गया है, तो आप देख लीजिए सही से। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है, तो जिसका बस टाइम सबसे कम हो उसको पहले एलोकेट करो CPU को, ठीक है। यहाँ पर यही था। तो हम उसके थोड़े करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। The shortage of first has the advantage of having a minimum average waiting time uh, among all operating system scheduling algorithm। ये क्या है, इसका इसमें क्या एक एडवांटेज है कि इसमें क्या एवरेज वेटिंग टाइम सबसे कम होता है इसमें हमारे शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में, बाकी सारी एल्गोरिदम्स के मुकाबले, ठीक है। इसमें सबसे कम वेटिंग टाइम होता है, ठीक है। इट इज एसोसिएटेड विथ ईच टास्क एज ए यूनिट ऑफ टाइम टू कंप्लीट। यहाँ पर क्या करता है कि जो उसमें जो यूनिट ऑफ टाइम उसमें दिया गया होता है उसे कंप्लीट होने में, उसको एसोसिएटेड करता है, ठीक है। तो वही काम है, उसके बस टाइम जितना वो टाइम है वो कंप्लीट हो रहा है उस पर रन करता है। जिसका सबसे ज्यादा बस टाइम कम होगा वो क्या करेगा, उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद क्या है, इट में it may curse starvation if shortage process keep coming। This problem can be solved using the concept of aging। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस हमारे एक साथ आ गए, ठीक है। अब उसमें क्या है कि वहां पर बहुत सारी भीड़ बढ़ गई, समझ रहे हैं आप। वहां पर क्या है कि बहुत सारे प्रोसेस को एक साथ हमारे उसको अपने अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, तो ठीक है। यहाँ पर वो क्या करेगा, शॉर्टेस्ट प्रोसेस जो शॉर्टेस्ट प्रोसेस होंगे ना उसको पहले टाइम दे देगा, मतलब कि जो प्रोसेस सबसे जल्दी रन हो रहा है ना उसको पहले टाइम दे देगा। जिससे क्या होगा कि ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी किसके, एजिंग के कॉन्सेप्ट से। वहां पर एजिंग होगी उसकी, जो सबसे कम टाइम ले रहा है हमारा उसको पहले उसकी ये सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा ले रहा है उसकी सबसे ज्यादा होगी, उसकी कम होगी उसको पहले हम एलोकेट कर देंगे। तो वही यहाँ कॉन्सेप्ट लिखा गया है कैरेक्टरिस्टिक्स में, वही है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है अभी हमारे पहली डेफिनेशन। अब सिंपल सा हम एक प्रोग्राम हम अपना हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है एवरेज कंप्लीशन टाइम है, कंप्लीशन टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम इन नॉन प्रिमिटिव अप्रोच। नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है कि कोई जो प्रोग्राम एक बार सीपीयू के अंदर गया है वो पूरा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर दूसरा प्रोग्राम आएगा, ठीक है। इस कौन सा अप्रोच है, ठीक है, उसको किस में निकालना है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। चलिए इस प्रोग्राम को, इस क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा देखते हैं हम कौन सा प्रोसेस अभी तक आया है हमारा। एक रेडी क्यूब बना लेते हैं, बट ये रेडी क्यूब हमारा ये नहीं है कि जो पहले आएगा वो पहले आउट होगा। ये रेडी क्यूब में हम चेक करेंगे कि इसका बस टाइम सबसे कम है, ठीक है। जब हम 0 सेकंड पे थे, 0 सेकंड पे हमारा कोई प्रोसेस नहीं आया, हमारा P1 जो है वो पहले 1 सेकंड में आया, 0 सेकंड में नहीं आया। तो यानी कि 0 से लेके 1 तक तो हमारा कोई प्रोसेस आया ही नहीं। तो इस समय हमारा सीपीयू क्या है, आइडियल है। इस समय हमारे सीपीयू में कोई भी प्रोसेस अभी तक नहीं आया, तो हमारा सीपीयू क्या है, आइडियल है। तो जैसे ही हम 1 सेकंड पर आए, 1 सेकंड पर आए तो हमारे दो प्रोसेस आ गए, एक हमारा P1 आ गया और एक हमारा P3 आ गया। P1 और P3 आ गए कितने, 1 सेकंड पे। हमारे रेडी क्यूब के अंदर कौन कौन से हैं, एक P1 है एक P3 है। अब P1 P3 को हम कैसे, कौन किसको हम पहले लें, तो उसके लिए हम उसका चेक करेंगे बस टाइम क्या है। इसका बस टाइम हमारा क्या है, 3 आ रहा है P1 का, इसका बस टाइम हमारा 2 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है। जिसका बस टाइम सबसे कम होगा पहले उसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर बस टाइम P3 का कम है, पहले हम किसको लेंगे, P3 को लेंगे। P3 हमारा कितने सेकंड चलेगा, 2 सेकंड, यानी कि एक के बाद दो कितने, 3। तो इसका कंप्लीट टाइम कितना होगा, 3 सेकंड होगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर जैसे 3 सेकंड हुआ तो हमारा कौन कौन सा प्रोसेस यहाँ पर आया, सबसे पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। 3 सेकंड हुआ तो यहाँ पर देखिए हमारा ये भी आ गया, कौन आ गया, हमारा P2 भी आ गया। यहाँ पर क्या है, हमारा P2 भी आ गया। अब हम हमें और ये हमारा क्या है, एग्जीक्यूट ऑलरेडी हो चुका है, तो उसको हटा देते हैं। अब P1 और P2 चेक करते हैं किसका बस टाइम सबसे कम। P1 का 3 है और P2 का कितना है, हमारा 4 है। बस टाइम किसका कम है, P1 का कम है। P1 को हम ले लेते हैं यहाँ पर। P1 को जैसे ही हमने लिया तो P1 कितना चला, बस टाइम उसका कितना, 3 है। और नॉन प्रिमिटिव अप्रोच है, यानी कि प्रोग्राम पहले पूरा एग्जीक्यूट होगा, यानी कि 3 के बाद 3 कितना होगा, हमारा 6 होगा। तो कंप्लीशन टाइम कितना होगा, 6 होगा। अब जैसे 6 हुआ तो
6 सेकंड बाद हमारा P4 जो है वो भी हमारा रेडी क्यूब के अंदर आ गया। तो P4 को रेडी क्यूब के अंदर, अब P यहाँ पर कौन कौन रेडी क्यूब में कौन कौन एग्जीक्यूट हो चुका है। P1 हमारा एग्जीक्यूट हो गया, तो P1 को भी क्रॉस रेडी क्यूब से। P2 और P4, अब P2 और P4 में हम देखेंगे किसका बस टाइम सबसे कम है। P2 का 4 है, P4 का 2 है। बस टाइम हमारा किसका कम है, P4 का कम है, तो हम P4 को यहाँ ले लेते हैं। कितना चलेगा, 2 सेकंड, 6 2 8, तो कंप्लीशन टाइम कितना हो गया, 8 हो गया। अब लास्ट में हमारा क्या बचा है, P2 बचा है, तो P2 को लिख देंगे। तक चलेगा वो 4 तक चलेगा, यानी कि 12। सबके हमारे कंप्लीशन टाइम आ गया, रिस्पॉन्स टाइम भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते कंप्लीशन टाइम। P1 का कंप्लीशन टाइम कितना आ रहा है, हमारा 6 आ रहा है। ठीक है, अब P2 को देखें, P2 का है हमारा ये, इसका कंप्लीशन टाइम कितना 12 आ रहा। यहाँ पर हमने 12 लिख दिया। ठीक है, हम उसको टेबल में लिखते जा रहे हैं। आपको ये टेबल एग्जाम में बनाना पड़ेगी, प्रॉपर गैंट चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। ये रेडी क्यूब आप दिखा सकते हैं अगर आपको अच्छे अच्छे मार्क्स चाहिए हो। अब हम P3 की तरफ आ गए, तो P3 का कंप्लीशन टाइम हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। अब P4 का कंप्लीशन टाइम हमें क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, तो हमने सिंपल था यहाँ पर 8 लिख दिया। अब कंप्लीशन टाइम आ चुका है, टर्न अराउंड टाइम हमारा क्या होगा, तो टर्न अराउंड टाइम हमने देखा था कि टर्न अराउंड टाइम बराबर क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में फॉर्मूला देखा था। आप अगर आपने लास्ट वीडियो हमारी नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने पहले एल्गोरिथम को सॉल्व कराया है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को सॉल्व कराया है। इससे अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर हम कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व, वो आपको और आसान लगेगा करना। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो हमारी एल्गोरिथम है, बहुत सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है। अगर आप उसको सॉल्व करना सीख गए तो आपको इसमें कम दिक्कत होगी इसे सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम निकाल लेते, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम इसका कहता है 6 - 1 5 आ गया, 12 - 2 10 आ गया, 3 - 1 2 आ गया, और 8 - 4 कितना आ गया, 4 आ गया। इसका टर्न अराउंड टाइम हो गया। अब वेटिंग टाइम चेक कर लेते हैं। तो वेटिंग टाइम हमारा क्या बोलता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम। वेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है, हमारा टर्न अराउंड टाइम माइनस फर्स्ट। ये भी हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था। वेटिंग टाइम बराबर क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस फर्स्ट। इसको निकाल लेते हैं हम एक बार। टर्न अराउंड टाइम क्या है, 5 है, और बस टाइम कितना है, 3 है, तो इसका वेटिंग टाइम कितना होगा, 2 हो गया। 10 - 4, 10 - 4 कितना हो गया, हमारा 6 हो गया। -2 कितना हो गया, 0 हो गया। क्या 4 - 2 कितना होगा, 2। और वेटिंग टाइम को चेक भी कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा P3 है वो कब आया था, 1 सेकेंड पर आया था। तो वेटिंग टाइम किसी का वेट नहीं करना पड़ा, इसलिए उसका वेटिंग टाइम कितना है, 0 है। जो हमारा P1 था उसका वेटिंग टाइम कितना है, P1 हमारा कब आया, P1 हमारा आया था पहले ही पे। ठीक है, लेकिन वो कब आया, दूसरे से तीसरे के बाद रन हुआ, यानी कि उसको वेटिंग टाइम कितना, 2 लगा। ऐसे P4 हमारा कब आया था, वो 4 पे आया था। ठीक है, तो यानी कि उसको भी कितना वेटिंग टाइम लगा, 2 लगा। ऐसे ही तो P2 है, उसको लगा हमारा 6 सेकेंड वेटिंग टाइम। ये बहुत आसान हुआ। अब उसका हम हमारा रिस्पॉन्स टाइम देख लेते हैं। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम माइनस अराइवल टाइम। फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, P1 का फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम 3 है, P1 का 3, P1 का हमारा 3 है, P3 का हमारा 1 है, P4 का हमारा 6 है। जो जो उसके आगे लिखा गया है, मतलब कि जगह P4 के आगे 6 लिखा है, जो इसका फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम हो गया, उसमें से हम फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस कर देंगे, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम आ जाएगा। ठीक है, P1 का रिस्पॉन्स टाइम कितना है, हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम 3 है, 3 में से अराइवल टाइम 1 को माइनस किया, 2 आ गया। का कितना है, P2 का हमारा 8 है, 8 में से 4 को माइनस 8 में से हम 2 को माइनस कर देंगे, 6। ठीक है, और यहाँ पर देखिए शॉर्टेज जो फर्स्ट में, तो उसका वेटिंग टाइम होगा हमारा नॉन प्रिमिटिव के अंदर, वो हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो होगा वेटिंग टाइम के बराबर आएगा। यहाँ पर जो सेम यहाँ पर लिखा गया है वही सेम इसका रिस्पॉन्स जो उसका वेटिंग। तो ठीक है, तो अब इसका क्या है कि हमने सब कुछ निकाल लिया, हमने वेटिंग कंप्लीशन टाइम निकाल लिया, टर्न अराउंड टाइम निकाल लिया, वेटिंग टाइम निकाल लिया, रिस्पॉन्स। हमें बेसिक क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें एवरेज कंप्लीशन टाइम निकालना था, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना था। एवरेज एक बार निकाल लेते हैं। अब एवरेज हम कैसे निकालेंगे, इन चारों को प्लस कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, उसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम किसका एवरेज निकालें, सबसे पहले हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम का। टर्न अराउंड टाइम में कौन कौन से हैं हमारा, एक तो हमारा 5 आ गया, एक 10 हो गया, एक 2 हो गया, और एक लास्ट में 4 हो गया। इसको हम लिख लेते हैं एक बार, 5 + 10 + 2 + 4 डिवाइड बाय 4। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं, तो हमारा क्या आ रहा है, 5.2
25 आ रहा है, तो ये इसका क्या होगा, हमारा टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ गया। उसी को देख हम कंप्लीशन टाइम निकाल लेते हैं। इसका कंप्लीशन टाइम में क्या क्या था हमारा, एक तो 6 था, एक 12 था, 3 का हमारा 3 था, और P4 का हमारा 8 था। तो इसको भी हम लिख लेते हैं एक बार। 6 हो गया, 12 हो गया हमारा, 3 हो गया, 8 हो गया। तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, कंप्लीशन टाइम आ जाएगा, एवरेज कंप्लीशन टाइम आ जाएगा। एवरेज कंप्लीशन टाइम क्या आ रहा हमारा, 7.25 आ गया। अब एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे, ठीक है। वेटिंग टाइम क्या है हमारा, एक तो हमारा 2 है, एक 6 है, एक 0 है, और एक, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं एक बार, 2 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 2 डिवाइड बाय 4, ठीक है। जब हमने इसको डिवाइड करा 4 को, हमने इसको 4 को डिवाइड करा, हमारा कितना है, 2.5 आया। और आप यहाँ पर दिख रहे हैं टर्न अराउंड टाइम और एवरेज कंप्लीशन टाइम से सबसे कम हमारा क्या आ रहा है, हमारा वेटिंग टाइम आ रहा है, ठीक है। तो यही शॉर्टेज जॉब बस्ट का फायदा है कि इसमें वेटिंग टाइम सबसे कम आता है। एवरेज वेटिंग टाइम हमारा 2.5 है, यानी सबसे कम आया हमारा वेटिंग टाइम। तो यही इससे हमारा हमारा इसका फायदा है, किसका, शॉर्टेज जॉब बस्ट। तो हमने ये सब सारे निकाल लिए जो जो हमें निकालना था, ठीक है। कि हमने यहाँ पर गैंट चार्ट भी हमारा बना लिया, यहाँ पर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखिए, जब हमने फर्स्ट सर्फ सीखा था, वहां पर हमारा क्राइटेरिया क्या था, हमारा अराइवल टाइम था फर्स्ट। बट जब हम शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट करेंगे तो वहां पर हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, बस टाइम होगा। यानी कि हमें बस टाइम को देखते हुए हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको कहीं भी क्राइटेरिया बस टाइम दिया गया है और मोड अगर प्रिमिटिव दिया गया है, नॉन प्रिमिटिव दिया गया है, तो आप समझ जाइए कि वहां पर शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट की बात हो रही है, क्योंकि हम वहां पर क्या करेंगे, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर प्रिमिटिव है। अब प्रिमिटिव का क्या मतलब है कि अब कुछ भी हो जाए, हमारा प्रोग्राम सीपीयू क्या है, थोड़ी देर के लिए रुक सकता है किसी और दूसरे प्रोग्राम के लिए। बेसिकली मतलब क्या है कि अगर कोई प्रोसेस हमारा रनिंग में है, ठीक है, बट वहां पर कोई और ऐसा प्रोसेस आ जाए जिसका बस टाइम कम है, ठीक है, उस पहले प्रोसेस से कम है, यानी कि P1 है और एक P2 है। मान लीजिए P1 हमारा क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, बट एग्जीक्यूशन टाइम पे वहां पर रनिंग टाइम में एक P2 आ गया, उसका बस टाइम हमारा कम था। तो सीपीयू क्या करेगा, जो P1 है उसको कहाँ डाल देगा, वेटिंग स्टेट में डाल देगा, और P2 को क्या है, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ये हो गया हमारा प्रिमिटिव में। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको आसान होगा समझना, ठीक है। अब जैसे ही हम 0 सेकंड पर आए, एक रेडी क्यूब बना लेते हैं। इसमें हम चेक करेंगे कौन सा प्रोसेस का हमारा वो कम है, मतलब कि कौन सा प्रोसेस हमारा गैंट चार्ट के अंदर जाएगा। 0 सेकंड पर कौन आया, हमारा P1 आ गया। 0 सेकंड पे केवल हमारा P1 है, तो हम यहाँ पर P1 लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको बस टाइम को एक एक करके कम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिमिटिव की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि प्रिमिटिव में क्या होता है कि रनिंग टाइम में कोई दूसरा प्रोसेस भी आ सकता है, कि हमारा कोई भी प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा एक एक सेकंड करके हम अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हमने जैसे ही 0 सेकंड पे हमारा P1 आ गया, हमने उसको एक सेकंड तक बढ़ाया, ठीक है। 1 सेकंड तक जैसे ही हमने बढ़ाया तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, रेडी क्यूब के अंदर P2 भी आ गया, रेडियो क्यूब के अंदर P2 आ गया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इन दोनों में, रेडियो क्यूब के अंदर दो एलिमेंट आ गए, ठीक है, दो प्रोसेस आ गए। तो हम चेक करेंगे कि इन दोनों में बस टाइम किसका था। देखिए यहाँ पर 1 सेकंड तक चल चुका है, तो यहाँ पर काट के इसको 4, इसका बस टाइम 4 कर देते हैं। तो क्या है कि हमें आसानी हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। एक 0 से 1 तक ये रन हो गया, तो हमने इसका एक बस टाइम एक कम कर दिया, ठीक। 0 से लेके 1 सेकंड तक इसने अपना 1 सेकंड का काम तो कर लिया, बचा हुआ 4 सेकंड का काम हमारा रह गया, ठीक है। तो अब इसका बस टाइम हमारा 4 है, इसका बस टाइम हमारा 3 है, इसका बस टाइम कम है, P2 का कम है। पहले P2 आ गया, अब आ गया P2 हमारा। P2 को भी हम 1 तक रन करेंगे, बस 1 सेकंड तक, ठीक है, जिससे क्या हो कि हमारा कोई प्रोसेस बीच में ना आ जाए। तो इसको हमने 1 सेकंड यानी 2 तक रन कराया, उसका कितना बचा, 2 बचा। जैसे ही 2 सेकंड तक रन कराया, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि P3 भी हमारा आ गया रेडी क्यूब के अंदर, ठीक है। इसका क्या बचा, 2 बचा, इसका बस टाइम 2 बचा है, और P3 का बस टाइम क्या है, 4 है। अब देखिए किसका बस टाइम, अभी भी P2 का कम है, तो P2 को फिर लिख लेते हैं हम। अब अगर आप एक एक करके सेकंड को आगे बढ़ाएंगे तो आपको क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने में गैंट चार्ट बनाने में बहुत आसानी होगी। अगर आपने एक बार गैंट चार्ट बना लिया ना, तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हम एक एक करके सेकंड को आगे बढ़ा रहे हैं, कि जैसे कोई बीच में कोई प्रोसेस आता है तो वो प्रोसेस हमारा उसमें क्या है, गैंट चार्ट के अंदर आ जाए, ठीक है।
जैसे ही हमने P2 को एक बार और लिख लिया, कितना 1 सेकंड के लिए लिख लिया हमने, तो 3 के लिए, तो यहाँ पर कितना बचा 1 सेकंड। ठीक है, अब क्या हुआ, इसका इसका कितना बचा, बस टाइम 1 बचा। देखते हैं, हम यहाँ 3 सेकंड तक आ चुके हैं, लेकिन अभी तक 3 सेकंड के आने के बाद भी हमारे पास कितने 3 ही प्रोसेस है। P4 हमारा क्या है, 14 सेकंड पर आएगा। तो हम इसको अभी करते हैं, तो उसमें बस टाइम किसका कम है, इसका 4, इसका 1, इसका 1, अभी P2 का ज्यादा है तो कम है। P2 को हमने लिख दिया और कितना एक टाइम तक रन कर 4 तक, तो ये कट गया हमारा, ये क्या होगा इसका बस टाइम, इसका बस टाइम क्या होगा 0 हो गया, और ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, तो इसको रेडी क्यूब से हम बाहर भगा देंगे। जैसे ही हमारा 4 सेकंड पर आया, तो हमारा रेडी क्यूब के अंदर क्या होगा, P4 आ गया। P4 आ गया, एक बार इसको मैं 0 कर देता हूँ यहाँ पर, बस टाइम, इसका बस टाइम 0, इसका क्या है हमारा 1 है। ठीक है, अब देखिए बस टाइम किसका सबसे कम, इसका 4 है, इसका 4 है, इसका 1 है, यानी कि P4 का सबसे कम। P4 को हम P4 को हमने एग्जीक्यूट कराया, कितना 1 सेकंड होगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 हो चुका है, तो इसका P4 क्या है हमारा 5वें सेकंड तक रन। अब हमारा देखिए ये 0 हो चुका है, तो ये P4 भी हमारे रेडी क्यूब से बाहर निकले, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो। अब यहाँ पर कौन कौन बचा है, P1 बचा है, P3 बचा है। P1 का भी 4 है हमारा, P2 का, P3 का भी 4, P3 का भी 4 हमारा बस टाइम है। तो अब क्या हो गया, बस टाइम बराबर हो गया। अब किसको हम पहले लें, ठीक है, उसके लिए हम क्या देखेंगे, उसका अराइवल टाइम देखेंगे। P1 का अराइवल टाइम कितना है, 0 है, और P3 का अराइवल टाइम 2 है। अराइवल टाइम किसका कम है, हमारा P1 का कम है। तो अब क्या करेंगे, हम P1 को पहले एग्जीक्यूट कराएं। जैसे ही हम P1 को हमने एग्जीक्यूट कराया, P1 का यहाँ पर क्या है 6 सेकंड में, तो यहाँ पर 3 बचा। ठीक है, यहाँ पर इसका बस टाइम 3 बचा। जैसे जैसे हम कम करते जाएंगे, तो वैसे ही P1 का बस टाइम ऑलरेडी वैसे ही कम आएगा, तो P1 को हम रन कराएंगे कितना, 3 बार और करा दें, P1 को 7 तक, तो 8। ठीक है, P1 हमारा कितना 4 बार रन हो चुका, कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 बार आ गया हमारा, तो ये हमारा इसका बस टाइम क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि हमारा P1 भी रेडी क्यूब से बाहर निकल गया, 5 बार वो एग्जीक्यूट हो गया। तो क्या है कि आप गिन भी सकते हैं कौन कितनी बार आया। तो देखिए हमारा P3 कितनी बार दिख रहा है हमें, यहाँ पर अभी कहीं दिख नहीं रहा है। P1 कितनी बार दिख रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार दिख रहा है, ठीक है, इसका बस टाइम। P4 हमें 1 बार दिख रहा है, यानी कि इसका बस टाइम कम्प्लीट हो गया। और P2 हमें कितना 1 2 3 बार दिख रहा है, यानी कि इसका बस टाइम। तो आप यहाँ पर गिन भी सकते हैं इस तरह से करके। ठीक है, अब P4 अकेला बचा है, P4 का बस टाइम कितना है हमारा 4 है, तो 4 को डायरेक्ट रन करा देते, एक ही प्रोसेस हमारा है। ठीक है, यानी कि 9 और 4 कितना हो गया हमारा 15 हो गया, 9 और 4 हमारा कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रेडी क्यूब से बाहर निकल चुका है, क्योंकि इसका बस टाइम 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसकी कंप्लीशन टाइम हम लिख लेते हैं एक बार, इसका भी क्या हो गया 0 हो गया, कंप्लीशन टाइम हम लिख लेते हैं। अब कंप्लीशन टाइम हम देखेंगे लास्ट में, लास्ट में जैसे कि P1, तो देखिए P1 हमारा 0 से 1 तक चला। ठीक है, तो इसका कंप्लीशन टाइम हम 1 नहीं लेंगे, इसका कंप्लीशन टाइम हम लेंगे 9। कब ये पूरा कंप्लीट हुआ, जब ये पूरा कंप्लीट होगा वो उसका कंप्लीशन टाइम है। ठीक है, सबसे पहले P1 का देख लेते हैं। P1 देखो, सबसे लास्ट में हम देखेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, P1 का सबसे क्या होगा, कंप्लीशन टाइम 9 आ गया हमारा, लिख लिया। P2 का देखेंगे, लास्ट से देखेंगे, पीछे से कितना आ रहा, 4 आ रहा है, तो कंप्लीशन टाइम कितना होगा 4। उसके बाद P3 का देखेंगे, यहाँ पर सॉरी, ये हमारा P4 नहीं है, ये लास्ट हमारा P3 है। यहाँ पर P3 का देखें, तो P3 का कितना आ रहा है हमारा 13 आ रहा है। P3 का कंप्लीट टाइम कितना है 13 हो गया। ठीक है, उसके बाद P4 का कितना है हमारा कंप्लीट टाइम 5 आ रहा है, पीछे से हमने देखा 5, तो इसकी कंप्लीशन टाइम भी हो गया हमारा। बहुत आसान था। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम भी कर लेते हैं। तो 9 माइनस 0 9, 4 माइनस 1 13 माइनस 2 कितना हो गया 11 हो गया, 5 माइनस 1 5 माइनस 4 क्या हो गया 1 हो गया हमारा। ये क्या हो गया हमारा, इसका टर्न अराउंड टाइम आ गया। तो हम निकाल लेते हैं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या बोलता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस। टर्न अराउंड टाइम में से बस टाइम को माइनस कर देंगे तो वेटिंग टाइम। 9 माइनस 5 कितना हो गया हमारा 4 हो गया। 3 माइनस 3 कितना हो गया 0 हो गया। 11 माइनस 4 कितना हो गया हमारा 7 हो गया। 11 माइनस 4 क्या हो गया हमारा 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका वेटिंग टाइम निकल आया हमारा। इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या बोलता है,
पहली बार कब उसे रिस्पॉन्स करा, सीपीयू रिस्पॉन्स टाइम, सीपीयू फर्स्ट रिस्पॉन्स माइनस अराइवल टाइम करेंगे। सीपीयू ने पहली बार कब रिस्पॉन्स करा, P1 को हमारा किस पे 0 पे रिस्पॉन्स करा था, ठीक है। तो 0 माइनस रिस्पॉन्स टाइम माइनस अराइवल टाइम, फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 0 माइनस 0 0। P2 को पहली बार कब रिस्पॉन्स करा, 1 पे करा, ठीक है। P2 को कब करा, 1 पे करा, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। P3 को कब करा, P3 को हमारा करा 9 पे, 9 माइनस 2 कितना होगा, 7 हो गया, ठीक है। अब P4 कब करा, 4 पे करा, P4 माइनस 4 कितना होगा, 0। ये क्या होगा, इसके रिस्पॉन्स टाइम होगा। सबसे देर में रिस्पॉन्स किसको करा, सबसे देर में रिस्पॉन्स करा हमारा P3 को करा, ठीक है। तो इसका हमने कंप्लीशन टाइम निकाल लिया, टर्न अराउंड टाइम निकाल लिया, वेटिंग टाइम भी निकाल लिया, ठीक है। तो इसका क्या है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, एवरेज कंप्लीशन टाइम निकालेंगे और एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे, ठीक है, जैसे हमने पहले निकाला था। प्रोसेस हमारे पास 4 प्रोसेस है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम कौन सा दिया, 9 दिया हमें, 3 है, 11 है, क्या है लास्ट में 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9 लिख लिया हमने, 11 लिख लिया, 1, लास्ट में क्या है 4 से हम इसको डिवाइड कर देते जिससे एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाए। तो डिवाइड 4 कितना आया हमारा, 6 आ गया। एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। उसी प्रकार से हम कंप्लीशन एवरेज कंप्लीशन टाइम निकाल लेते हैं। 9 है, 9 प्लस 4 है हमारा, प्लस 13 है, प्लस 5, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं एक बार, 9 हो गया हमारा, एक 4 हो गया, 13 हो गया और एक 5 हो गया, डिवाइड बाय 4 कर देते हैं। तो इसका एवरेज कंप्लीशन टाइम भी आ जाएगा 7.75 हमारा, इसका क्या होगा, एवरेज कंप्लीशन टाइम आ गया। अब वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं। तो वेटिंग टाइम 4 है, 0 प्लस 7 आ गया, ठीक है। तो क्या क्या है हमारा, 4 है, 0 है, प्लस 7 है, प्लस 0 है, डिवाइड बाय क्या है हमारा 4। इसको भी निकाल लेते हैं एक बार, तो एक बार निकाल लेते हैं। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी हमारा हमारा एवरेज वेटिंग टाइम क्या है, कम आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हम शॉर्टेज जॉब फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा वेटिंग टाइम और जो भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उससे उससे उसके मुकाबले बहुत कम आता है। तो उसका क्या है, 2.75 आया है, यानी कि हर किसी प्रोसेस को 0.75 एवरेज वेटिंग टाइम रुकना पड़ा, ठीक है। हमारा क्या होगा, हमारा वेटिंग एवरेज वेटिंग टाइम निकला। हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, हमने इसका गैंट चार्ट बनाया, सारे प्रोसेस के कंप्लीशन, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम निकाला, रिस्पॉन्स निकाला, इसकी हेल्प से हमारा रेडिक्यू और गैंट चार्ट की हेल्प से। तो ये क्या है, एक आसान तरीका है कि हम एक एक सेकंड पर उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। जैसे हमने यहाँ पर एक एक सेकंड उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया, इससे कोई बीच में कोई नया प्रोसेस आए तो वहां पर वो क्या है, हमारा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर दे। अब इसका एक अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमारे प्रिमिटिव वाले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो। तो अभी तक तो हमने नॉन प्रिमिटिव वाले ज्यादा करे हैं, तो प्रिमिटिव वाले हम एक और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा एक रेडी क्यूब बना लेते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह आप रेडी क्यूब बनाएंगे आपको बहुत आसान होगा गैंट चार्ट में उसको रेडी क्यूब को रखना, ठीक है। पहले 0 सेकंड पे हमारा कौन आ गया, P1 आ गया। अभी तक 0 सेकंड में हमारा P1 आया, तो सिंपल सा यहाँ पर P1 लिख लेते हैं 0 सेकंड। तो एक एक सेकंड हम इसको ले जाएंगे, ठीक है। एक सेकंड तक हम इसको लेगा, तो यानी कि यहाँ पर कितना बचा, 6 बचा, इसका रिस्पॉन्स टाइम 6 है। एक सेकंड के बाद हमारा क्या आ गया, हमारा P2 भी यहाँ पर आ गया। तो बस टाइम कितना, 6 था, और P2 का बस टाइम कितना, 4। सिंपल सी बात है। अब हम किसको लेंगे, किसका बस टाइम चेक करेंगे, रेडी क्यूब में किसका काम है, P2 का काम है। तो P2 को लिख लेते हैं यहाँ, तो भी हम 1 सेकंड तक अभी चला रहे हैं, यहाँ पर 3 आ गया, 1 सेकंड तक चलाए तो 3 आ गया, ठीक। इसका क्या हो गया, बस टाइम 3 हो गया। जैसे ही हम 3 सेकंड पर आए, ठीक है, यानी कि 2 सेकंड पर जैसे ही हम आए, वहां पर हमारे रेडियो क्यूब के अंदर P3 भी आ चुका है, तो P का बस टाइम कितना, 8 है। अब रेडी क्यूब के अंदर बस टाइम को हम कंपेयर करते हैं, बस टाइम किसका काम है, P2 का काम है, तो कितना है, 3 है। तो हम कब तक रन करेंगे, जब तक हमारा ये एग्जीक्यूट पूरा नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम रन करते जा रहे हैं, एक बार करा हमने तो यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, एक बार और करा तो कितना बचा, 1 बचा, एक बार और कर दे रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या है, 0 बचा। P2 हमारा कितना आ गया, 4 बार आ गया है, 1 2 3 4, इसका बस टाइम हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, इसका बस टाइम, ठीक है। पता ये हो गया, यहाँ पर इसका बस टाइम कितना हो गया हमारा, 0 लिख दिया था, ठीक है। अब इसका बस टाइम हमारा 6 है, इसका बस टाइम 8 है, तो यानी कि अब P1 हमारा एग्जीक्यूट होगा,
और P1 एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब कि वो जब तक पूरा एग्जीक्यूट ही हो पाए, क्योंकि P3 तो हमारा एक ही प्रोसेस है ना उसके बाद रेडी के अंदर, उसका बस टाइम वैसे ही ज़्यादा रहेगा। P1 को सिंपल सा हम एक बार में 6 बार एग्जीक्यूट करा देते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम किसी और प्रोसेस को देखें, क्योंकि P3 का जो आखिरी प्रोसेस है उसका बस टाइम कितना 8 सेकंड है। ऑलरेडी हमारा ज़्यादा ही आने वाला है हर बार जितनी बार हम P1 को एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, यानी कि 5 और 6 हमारा कितना होगा, 5 6 हमारा हो जाएगा 11। तो 11 सेकंड के बाद ये हमारा पूरा एग्जीक्यूट आएगा। लास्ट में हमारा ये हमारा पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, इसके 0 हो गया। अब लास्ट में बचा P3 बचा। P3 को जैसे ही हम 8 बार एग्जीक्यूट कराएंगे कितना होगा 90। पता हमारा ये भी हमारा पूरा एग्जीक्यूट हो गया, ये सारे क्या होगा हमारा 0। तो बस टाइम क्या होगा 0। चलिए अब कंप्लीशन टाइम इसका निकाल लेते हैं, जो कि बहुत आसान है। चलो देखते हैं कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम हमें पीछे से देखना है। P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है हमारा, P1 कहाँ हुआ हमारा, ये हुआ 11 है, तो यहाँ पर टाइम 11। P2 का कंप्लीशन टाइम देख लेते हैं, तो P2 का हमें 5 दिख रहा है तो हम सिंपल 5 लिख दिया। P3 का देख लेते हैं, P3 का हमें 19 दिख रहा है तो हम यहाँ 19। टर्न अराउंड टाइम आपको पता है ये कैसे निकालते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस करेंगे तो ये तो हमारा 11 ही आ जाएगा। 5 माइनस 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा। 19 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 17। उसका टर्न अराउंड टाइम आ गया। इसी प्रकार हम वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं। वेटिंग टाइम हमारा क्या बोलता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस फर्स्ट। जैसे ही हम 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा वेटिंग टाइम। 11 में से 7 बचा, हमारा कितना हो गया 4 बचा। ठीक है, अब 4 माइनस 4 कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। 17 माइनस 8 कितना हो गया हमारा, 9 हो गया। क्या हो गया ना, वेटिंग टाइम आ गया। रिस्पॉन्स टाइम निकाल लेते हैं, यानी कि फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम माइनस अराइवल टाइम। P1 को कब रिस्पॉन्स मिला, 0 पे मिला। P1 को कब मिला, 0 पे मिला, और उसका अराइवल टाइम कितना है 0, तो रिस्पॉन्स टाइम कितना हो गया 0। P2 को कब मिला, P2 को हमारा 1 पे मिला फर्स्ट रिस्पॉन्स, और 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। P3 को कब मिला, P3 को हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला है 11 पे। 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 कितना होगा हमारा 9, यानी इसका रिस्पॉन्स टाइम कितना हो गया 9 हो गया। कि ये क्या है, रिस्पॉन्स टाइम आ गया। हमने क्या क्या निकाला, कंप्लीशन टाइम निकाल लिया, टर्न अराउंड टाइम निकाल लिया, और वेटिंग टाइम निकाल लिया। तो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब हम इसका एवरेज भी हमें निकालना है, तो एवरेज हम निकाले, पहले टर्न अराउंड टाइम निकाल लेते हैं। तो पहला क्या है, 11 है, 4 है, हमारा 7। ठीक है, 11 4 और 17 डिवाइड बाय 3, क्योंकि हमारा 3 प्रोसेस डिवाइड बाय, हमारा कितना आ रहा है 10.66। ठीक है, तो ये हमारा कुछ हो गया, इसका एवरेज आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम कंप्लीशन टाइम का निकालना है। तो कंप्लीशन टाइम क्या दिया, 11 दिया है हमें। पहले 11 दिया है, उसके बाद हमारा 5 दिया, उसके बाद 19 दिया है। ठीक है, ये भी हमने लिख लिया। तो भी हम एक बार लिख लेते हैं, क्या क्या 11 हमारा है, ये हमारा है, और 19 हमारा है। 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारा, ये आ गया हमारा 11 ठीक है, ये इसका एवरेज आ गया। वेटिंग टाइम हम निकाल लेते हैं उसी प्रकार। हमारा 4 है, 0 है, और कितना 9। 4 0 और 9 डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, तो हमारा क्या आएगा, तो आ गया हमारा 4 यहाँ पर भी हमारा क्या है, वेटिंग टाइम बहुत कम आता है। ये शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का फायदा है, क्योंकि इसमें वेटिंग टाइम, तो एवरेज वेटिंग टाइम बहुत कम आता है। बाकी टर्न अराउंड टाइम, उसकी कंप्लीशन टाइम। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को अच्छे सॉल्व कर लिया, इसके रिस्पॉन्स टाइम भी हमने निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके एडवांटेज देख लेते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। एडवांटेज देख लेते हैं। ठीक है, एज शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट रिड्यूस द एवरेज वेटिंग टाइम, thus it is a better than the first come first the scheduling algorithm। अब यहाँ पर क्या है कि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में हमारा क्या है कि एवरेज वेटिंग टाइम क्या है कि सबसे कम आता है, बाकी सारी एल्गोरिथम कम का। तो ये क्या हो गया, उसका एक एडवांटेज हो गया। ठीक है, जनरली जो हमारा किस में यूज होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग में यूज होता है। अब लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग कहाँ यूज होती है, जब हम रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट की तरफ जा रहे होते हैं। रेडी से रनिंग स्टेट की तरफ जा रहा हो, तब वहां पर क्या होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग यूज होती है। इससे क्या होता है कि रेडी, कोई भी प्रोसेस हमारा रेडी में है, उसे रनिंग में कब हम डालें, तो वहां पर क्या है कि जो सबसे कम, जिसका हमारा फर्स्ट टाइम सबसे कम होता है, उसको हम उसको रनिंग में डाल देते हैं। तो क्या होता है, हमारा वेटिंग टाइम कम आता है। तो रेडी से रनिंग में डालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग का। ये क्या होगा, उसका एक एडवांटेज हो गया। ठीक है,
one of the demand shortage of us has is स्टोवेशन। और स्टोवेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे प्रोसेस एक बार में आ जाते हैं। ये क्या है कि बहुत सारे प्रोसेस का क्या है एक साथ में आ गए वो, अब उसमें हमें चेक करना है किसका वर्स्ट टाइम कम है। जैसे कि आपने देखा था अभी कि बहुतों का वर्स्ट टाइम बराबर आ रहा था। तो यहाँ पर इसका मतलब वैसे स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है यहाँ पर बहुत सारी भीड़ बढ़ जाए, बहुत सारे प्रोसेस एक साथ आ जाए, तो ये क्या हो गया, इसके एक डिसएडवांटेज हो गया हमारा। ठीक है, मैनी टाइम इट्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड टू प्रिडिक्ट द लेंथ ऑफ द अपकमिंग सीपीयू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा गैंट चार्ट बन रहा है वो कितना बड़ा बन रहा है, यानी कि इसमें प्रिडिक्ट करना हमारा आसान नहीं है कि उसकी लेंथ कितनी लंबी जाएगी, कब तक हमारा प्रोसेस रन होता ही रहेगा इसकी लेंथ को। ये क्या है, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का एक डिसएडवांटेज है कि हम पता ही नहीं है कि हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि रिस्पेक्ट कितनी दूर तक कितनी लंबी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हर सेकंड तक हम प्रोसेस को देख रहे हैं, कोई बीच में फिर नया प्रोसेस आ गया तो उसकी लेंथ अलग चला रहा है, फिर दूसरा प्रोसेस आ गया, तो हमें पता नहीं कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा रिस्पेक्ट की जो रिक्वेस्ट है वो कितनी लंबी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो आज हमने क्या क्या देखा, एक बार शुरुआत से देख लेते हैं हम क्या क्या देखा हमने। सबसे पहले शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट होता क्या है ये देखा हमने। उसके बाद हमने देखा कि उस एक डायग्राम हमने देखा जिसमें हमने बताया कि कैसे हम उसको सीपीयू को एलोकेट करते हैं। तो हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, लास्ट में हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करा। में हमने तो नॉन प्रिमिटिव से देखा, ठीक है, उसको हमने दो देखा, हमने प्रिमिटिव अप्रोच से देखा। ठीक है, हमने उसके क्या है एवरेज कंप्लीशन टाइम, एवरेज बस टाइम निकाला। ये आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।